गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 8 में इससे पहले वाले लेक्चर्स में प्रेशर्स के बारे में बात किया था। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या किया था, प्रेशर पढ़ाया था। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ऐसा कुछ बातें बताई थी। आज क्या करते हैं, प्रेशर वाला चैप्टर, फोर्स और प्रेशर वाला चैप्टर खत्म हो गया है। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिंक्ड होता है पहले वाले चैप्टर से, जिसका नाम होता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, 3 वर्ड से ये चैप्टर मिलके बना है और तीनों वर्ड्स को क्या करना है, हमको अलग अलग स्टडी करना है। ठीक है, अब बहुत ही बेसिक लेवल में तुम्हारे क्लास के लिए बात करूंगा। सबसे पहला टर्म जो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला टर्म हमें जो सीखना है वो क्या है, वर्क। अब वर्क का मतलब डे टू डे लाइफ में भी वर्क का मतलब यूज करते थे। जैसे वॉकिंग, रनिंग, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना, बोलना, पढ़ाना, चलना, एक कुछ भी, जो भी डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स थे जो डे टू डे लाइफ में हम क्या करते थे, डिफाइन करते थे। फिजिक्स में थोड़ा सा डेफिनेशन अलग हो जाएगा, या वर्क का मतलब जो है फिजिक्स में वो अलग हो जाएगा। अब फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या है, तो वर्क को इस तरह से डिफाइन करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड by the displacement, force multiplied by the displacement और force को जब आपस में multiply कर दोगे, the product is known as work done. Force multiplied by the displacement, the product is known as work done. ये जो product हमारे पास आएगा, product is known as work done. अब सिर्फ डेफिनेशन बता देना काफी नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक सरफेस है, इस तरह से एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, एक ब्लॉक लाके प्लेस कर देते हैं। ये जो सरफेस था, सरफेस के ऊपर मान लो कि एक m मास का ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक पर क्या करते हैं, ये जो ब्लॉक है, इसका m का वैल्यू मान लो, ये जो m है, m का वैल्यू कितना है हमारे पास, m का वैल्यू है मान लो 10 kg का। जो ब्लॉक था उसका मास कितना गिवन है, 10 kg का मास गिवन है। मान लो ये जो ब्लॉक था, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन पे ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं। अब ये जो फोर्स है, सपोज ये फोर्स जो था वो 50 न्यूटन का फोर्स हमने क्या किया था, इस ब्लॉक पर अप्लाई किया था। अच्छा, अब बिकॉज ऑफ दिस 50 न्यूटन फोर्स, ये जो 50 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया है, उसके कारण क्या होगा, तो अगर मैं बात करूं तो हमने एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इतना पढ़ा था कि जो फोर्स होता है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई किया है और ऑब्जेक्ट का मास भी मुझे पता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर आप लिखोगे तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके लिखूं, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है, फोर्स का वैल्यू कितना था 50 का, और इसका मास कितना है, इसका मास है 10 का। तो अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होता है। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में तो ये रेस्ट में रखा हुआ था। अगर स्टार्टिंग में ये रेस्ट में रखा हुआ था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यू मैंने कितना रख दिया, 0। अब मुझे एक्सेलरेशन पता है। अब एक फॉर्मूला होता है, अभी ये फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, लेकिन एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं, ये फॉर्मूला आगे जाके हमें पढ़ना होता है, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है जो हमें क्या करना है अभी के लिए, इस फॉर्मूले को बस याद कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले में जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, अब जो फॉर्मूले में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, अगर मैं डिफरेंट टर्म्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला टर्म जो मैंने लिखा है वो है एस। याद रखना, एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हमने क्या लिख दिया था? उसको लिख दिया हमने एस। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। पार्टिकल का मोशन स्टार्ट होने से पहले जो वेलोसिटी था उसको हम क्या बोलते हैं? उसका इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। टी स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ मोशन। जितने टाइम के लिए पार्टिकल मूव करेगा उसको हम क्या लिख रहे हैं? टाइम ऑफ मोशन से लिखने वाले, स्मॉल टी से लिखेंगे। और हमारे पास हाफ तो कांस्टेंट है। ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। तो ये जो फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें आपको ये सब टर्म्स याद रखना पड़ेगा। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो भी पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये पता नहीं मैंने आपको बताया है कि नहीं, अगर नहीं बताया है तो इतना समझ लो कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। U का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, T का मतलब होता है टाइम ऑफ मोशन और A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। अच्छा, अभी क्या करते हैं इस फॉर्मूले में, और ये जो डेटा गिवन था, मान लो हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जो है ऐसा बोल रहे हैं, ये सब आपको नोट कर लेना है। जो जो मैंने फॉर्मुलाज लिखा है, जो मैं रेज कर रहा हूँ, वो सब आपको क्या करना पड़ेगा? नोट करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस की कमी है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ रब कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, फॉर दिस क्वेश्चन या फॉर द अबव डायग्राम, for the above diagram, above diagram के लिए हमें क्या करना है? find the displacement, find the displacement of the force in 10 seconds। ये क्वेश्चन है जो हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो हमने कभी सीखा ही नहीं, हमें तो ये पता ही नहीं है। तो अभी के लिए आप ऐसा ये कर लो कि ये जो फॉर्मूला है वो होता है, और ये फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने तुमको शायद एक और फॉर्मूला कभी याद करने को बोला था, V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये मैंने जब फोर्स वाला चैप्टर पढ़ाया होगा तब मैंने ये फॉर्मूला तुमको बताया होगा। ये फॉर्मूला उस समय याद करने को बताया था। अभी क्या कर लो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, यू और टी का वैल्यू गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम सिंपली क्या करते हैं? ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? फॉर द अबव डायग्राम फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, ये जो फोर्स है, ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है, इस 50 न्यूटन के फोर्स के कारण 10 सेकेंड में पार्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। क्या मैंने क्या किया? मुझे इसका इनिशियल वेलोसिटी पता है। ये जो पार्टिकल था उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। 0 से हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, इस पे फोर्स कितना लगाया? 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। फोर्स जैसे ही पता होता है तो हम क्या कर लेते हैं? फोर्स के इंफॉर्मेशन से एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन जब फोर्स और मास को डिवाइड कर दो, कितना आ जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है क्या? अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते? ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है, ये फॉर्मूला यूज करते क्या? आई होप ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। मुझे क्या करना है? 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अब 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए देखो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी क्वेश्चन लिख लेना स्क्रीन को पॉज करके। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन होना चाहिए था, गिवन है। टाइम का वैल्यू 10 सेकंड्स का मेंशन है। 10 सेकंड में पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कैलकुलेट करना है। हाफ तो कांस्टेंट ये भी पता है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू मैंने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया था। अगर मैं सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं,
तो डिस्प्लेसमेंट s कैन बी रिटन एज u के प्लेस में 0 रख सकते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 into 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन के प्लेस में रख देंगे 5 और टाइम के प्लेस में रख देंगे 10 का स्क्वायर। अब एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जब आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 100। इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको 50 लिख सकते हैं। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 250। अच्छा, सब कुछ ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में, देखो ये न्यूटन है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में आएगा। और ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर होता है। तो अगर ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में डिस्प्लेसमेंट मीटर हो गया तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया। अब बोलोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके क्या कर सकते हैं, तो अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना होता, जैसे मुझे इस वाले क्वेश्चन में भी क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे एक्सेलरेशन पता है और मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, ठीक है, ये सब पता है ना। अच्छा, अब मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा बोला गया होता, ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम में ऐसा बोला गया होता कि फॉर द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फॉर द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन find the work done, find the work done in 10 seconds। ठीक है, अब क्वेश्चन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क डन के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्क डन में हमने आपको बताया कि कभी भी अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है। अभी एक और फैक्टर भी यहाँ होता है, कॉस थीटा का फैक्टर भी होता है, तो कॉस थीटा वगैरह हम नहीं जानते, यहाँ पर क्या होगा, एक और फैक्टर होता है कॉस थीटा। तो ये सिंस कॉस थीटा हमने नहीं पढ़ा कभी, इसलिए हम इस फैक्टर को नहीं के बारे में बात नहीं करते। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, वर्क डन का सबसे सिंपलेस्ट केस देखेंगे जहाँ पे कॉस थीटा की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो वर्क डन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वर्क डन को सिंपली क्या करना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देना होता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में फोर्स कितना था, तो फोर्स भी हमारे पास मेंशन्ड है, फोर्स हमारे पास कितना था, 50 न्यूटन का फोर्स है। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो भी हमने कैलकुलेट किया था। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 250 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट आया था। ठीक है, फोर्स हमारे पास 250 आया था ना, ऐसा कुछ आया था, हाफ 5 इंटू 100, तो 50 इंटू 250 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट आया था हमारे पास। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट पता है, फोर्स पता है और वर्क डन का डेफिनेशन भी पता है, तो इन दोनों को यूज करके वर्क डन अगर कैलकुलेट करना होता तो सिंपली क्या करते, 50 को 250 से मल्टीप्लाई कर देते क्या, 50 को 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो वर्क डन आएगा वो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 5 हो जाएगा, 125 और 00। अब वर्क डन का एसआई यूनिट्स होता है जूल्स, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ये जूल्स का मतलब क्या होता है ये मैं भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। बस आप ये देखो कि अगर आपके पास फोर्स पता है और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो आप क्या कर सकते हो, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो क्या, हाँ या ना। अब अगर मैं इसके आगे आपको कुछ बताऊं वर्क डन में, तो हमने क्या बोला था कि मेरे पास एक सरफेस है। अभी क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क डन के बारे में बात कर रहे थे कि वर्क डन कितने तरह के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क डन। अब टाइप्स ऑफ वर्क डन का मतलब क्या होता है, ये जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, या वर्क डन क्या होगा, जीरो हो सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क डन में क्या याद रखना, वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। अब कैसे पॉजिटिव वर्क डन होगा, कैसे नेगेटिव होगा, कैसे जीरो होगा, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मान लो पॉजिटिव वर्क डन क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव वर्क डन,
अब पॉजिटिव वर्क डन के लिए क्या करते हैं, एक ऐसा सरफेस इमेजिन करते हैं फिर से, ठीक है, और वापस से इसमें क्या करते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो ये जो ब्लॉक था ये कोई तो एम मास का था, कुछ तो एम का वैल्यू होगा, 1 kg 2 kg 3 kg हमें नहीं पता, और इस एम kg के ब्लॉक पर, अगर इस एम kg के ब्लॉक पर फोर्स जो है वो या तो ऐसा लग रहा है, फोर्स जो है वो या तो ऐसा लग रहा है एकदम सीधा सीधा, या हमेशा याद रखना कि फोर्स और, अच्छा मैं यहाँ पे एक वर्ड तुमको सिखा देता हूं पहले, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ ना कुछ ऐसे एंगल पे लगा रहा हूँ, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना कि फोर्स हमेशा एकदम स्ट्रेट लगाएंगे, लाइन पे ही लगाएंगे। मान लो ये जो फोर्स है वो कुछ एंगल पे लग रहा है, और ये जो एंगल है मैंने इस एंगल को क्या रखा है, थीटा रखा है। अब बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, और पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में। अब पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है कि इफ द एंगल बिटवीन, इफ द एंगल, ये बस याद रख लेना कि ऐसा क्या हो, ऐसा क्या क्यों बोलते हैं, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड displacement, if the angle between force and displacement is acute angle। अब acute angle का मतलब हम समझते हैं ना, acute का मतलब हो जाएगा 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाए, acute एंगल हो जाए, acute एंगल। तो वर्क डन जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इन नेचर का होगा, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो कभी अगर तुमने देखा होगा, वो रोलर देखा है क्या, जो क्रिकेट के पिच को बनाने में काम में आता है। अब रोलर को अगर आप देखोगे तो रोलर क्या होता है, एक सिलेंडर होता है ऐसे, रोलर में क्या होता है, एक इस तरह का सिलेंडर होता है, ऐसा एक सिलेंडर होता है, और रोलर को क्या करता है, ऐसे पुल करना पड़ता है ना, रोलर को जो फोर्स लगाते हैं वो ऐसे अपनी तरफ खींचते हैं, और रोलर का डिस्प्लेसमेंट ऐसे आगे की तरफ होता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा, और अगर ये थीटा एंगल जो है, अगर ये अक्यूट एंगल होता, तो जो भी वर्क डन होगा, ये कौन सा फोर्स है, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है। रोलर में अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो अप्लाइड फोर्स हमारे पास इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट रोलर का आगे की तरफ होता है, और ये जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 से छोटा अगर होगा तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क डन का एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, उसी तरह अगर मैं बात करूं जीरो वर्क डन, अब जीरो वर्क डन का मतलब क्या है, जीरो वर्क डन का मतलब होता है व्हेन एंगल बिटवीन, when angle between force and displacement, when angle between force and displacement is 90 डिग्री, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो ये जो वर्क डन बनेगा वो क्या होता है, जीरो वर्क डन होता है। कैसे जीरो वर्क डन होता है, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, तो एग्जांपल का मतलब है, एक एग्जांपल देखते हैं, वो हमने वो देखा है ना, रेलवे स्टेशन में क्या होता है, कूली होते हैं, पॉटर होते हैं। मान लो एक ऐसी, ऐसा ही एक कूली है, ठीक है, एक कूली का हेड है, कूली नंबर 1, इस तरह से हमारा कूली है, एक कूली के हैंड्स, और एक कूली ने क्या किया है, अच्छा अपने सिर को नहीं पकड़ना था, कूली को लोड को पकड़ना था, कोई नहीं,
और यहाँ पर कूली के सर के ऊपर क्या है ना, एक लगेज रखा हुआ है भारी भरकम सा, ठीक है, कुछ तो m मास का लगेज है वो रखा हुआ है। अब अगर आप वेट फोर्स के बारे में बात करोगे तो वेट फोर्स क्या होता है, वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं क्या, तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है और ये कूली क्या करेगा, कूली लोड लेके अगर इस तरह से आगे चलेगा तो अगर आप देखोगे तो जो वेट है, वेट जो है वो क्या है, फोर्स है, वेट फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है क्या, तो याद रखना जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। अब क्यों ऐसा होता है अगर मैं आपको बताऊं ना, तो वर्क डन का पूरा जो डेफिनेशन है ना वो ऐसा होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। और ये जो, अब कॉस थीटा क्या होता है सर हम नहीं पता, कॉस 90 का वैल्यू जो होता है वो होता है जीरो, बस इतना याद रखो, कॉस 90 का वैल्यू क्या है, जीरो, तो उस केस में वर्क डन कितना आ जाएगा, अब जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग जीरो ही हो जाएगा, तो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है फिर भी इसके कारण वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगली बार जब तुम एक पॉटर हायर करोगे रेलवे स्टेशन में और उसको बोलोगे भाई तुम्हारा वर्क डन तो जीरो है, तो तुमको मारने को दौड़ाएगा, क्यों, क्योंकि फिजिक्स में वर्क डन का मतलब अलग है और डे टू डे लाइफ में वर्क डन का मतलब अलग है। तुम फिजिक्स के टर्म्स में अगर बात करोगे तो ये जो वेट फोर्स का वर्क डन है वो जीरो आ रहा है, क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, दोनों फोर्सेस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये जो वर्क डन हो गया वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में, रियलिटी में आप कूली को अगर ऐसा बोलोगे तो वो तुमको क्या करेगा, उल्टा मारेगा भी और दो तीन गालियां भी अच्छी वाली सुनाएगा तुमको। जीरो वर्क डन का मतलब समझ में आ गया, हमें एज अ डेफिनेशन बस क्या करना है, याद रख लेना, कुछ इसके एग्जांपल्स जो हैं वो भी क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। फाइनली हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन के बारे में। नेगेटिव वर्क डन, अब नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा फ्रिक्शन फोर्स, अगर आपको पता है तो, अगर आपको पता हो तो मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक सरफेस है ऐसा, ठीक है, इस सरफेस पे मैंने क्या कर दिया था, एक ब्लॉक रख दिया ऐसे, ये जो सरफेस है इस सरफेस पे क्या कर दो, एक ऐसा ब्लॉक रख दो, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये रफ होता है और अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है, ये जो फोर्स है मैंने इस पे कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया एफ अमाउंट का, अब जैसे ही मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा और ये जो सरफेस है, ये अगर जो सरफेस है वो रफ है, तो एक फोर्स डेवलप होता है जो सरफेस डेवलप कराता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। बात समझ में आ रहा है, मान लो कोई मुझसे बोलता कि फाइंड अ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, इसमें कोई मुझसे बोलता कि फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, अगर कोई मुझको बोलता है कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शन, मान लो ये जो अप्लाइड फोर्स था, ये जो अप्लाइड फोर्स था उससे उसका वैल्यू अगर फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी इधर आगे जाने की होती क्या, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता और फोर्स इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स, मैं सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस वाले केस में, द एंगल बिटवीन displacement, the angle between displacement and force is an obtuse angle। अब obtuse angle का मतलब क्या होता है, इसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, obtuse angle का मतलब होता है 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 तक, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास जो वर्क डन आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। कब वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब
ये सारे डेफिनेशंस तुमको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। क्या क्या याद रखना है? अगर मैं बोलूं कि वर्क डन पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है कि थीटा क्या होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए वो होना चाहिए अक्यूट एंगल। अच्छा, थीटा किसके बीच में एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर मैं बोलूं कि जीरो वर्क डन, मतलब थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। और अगर मैं बोलूं नेगेटिव वर्क डन, इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, थीटा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, वर्क डन को डिफाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म है फाइनली जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, वो होता है 1 जूल। व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल? अभी मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो हमने देखा था कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, SI unit of work done is 1 जूल। अब 1 जूल का मतलब क्या है वो देखते हैं। ठीक है, ये तुमसे स्कूल कॉलेजेस में पूछेंगे कि वर्क डन का मतलब क्या, 1 जूल का मतलब क्या होता है। मान लो मैं बोलूं कि ये जो डायग्राम था मेरे पास ब्लॉक वाला, ये जो डायग्राम है, इस तरह से डायग्राम था। ठीक है, इसमें एक 1 kg का ब्लॉक रखा है मान लो, और इस पे क्या कर दिया हमने, एक 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, अच्छा 1 kg का ब्लॉक था, 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और मान लो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी कितना हो गया, 1 मीटर का। अब वर्क डन का डेफिनेशन क्या था? वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, सबसे सिंपलेस्ट केस में ऐसा ही है। अगर मैं फोर्स का वैल्यू भी 1 न्यूटन रख दूं और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर का रख दूं, तो जो वर्क डन आएगा वो भी क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा क्या? तो वर्क डन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? वर्क डन का मतलब हो गया द वर्क डन बाय अ फोर्स इज 1 जूल। ठीक है, वर्क डन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द वर्क डन by a force of 1 Newton is 1 joule if the force makes a displacement of 1 मीटर। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, 1 जूल को डिफाइन करेंगे। तो आज के लेक्चर में देखो हमने क्या क्या सीखा। हमने तो सबसे पहले ये सीखा कि वर्क डन होता क्या है। तो आपके लेवल में आप बस इतना जानो कि वर्क डन का मतलब है जब भी फोर्स है और फोर्स ने कोई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया है, इसका मतलब कुछ वर्क डन हुआ है। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हम नहीं समझ सकते, कॉस थीटा वो आगे हायर क्लासेस समझेंगे। तो आप बस इतना समझ लो कि जब भी फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बोल रहे हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वर्क डन में क्या याद रखना, टाइप्स ऑफ वर्क डन है पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अक्यूट एंगल बने लेस देन 90 डिग्री, तब जो वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन का मतलब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बने, 180 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। और जीरो वर्क डन तब होता है जब जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसके अलावा एक और डेफिनेशन हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा 1 जूल। 1 जूल का मतलब क्या होता है, 1 जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, और क्या याद रखेंगे कि एक 1 न्यूटन का फोर्स अगर किसी पार्टिकल पे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लाता है, तो जो वर्क डन जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 जूल का जनरेट हो रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो याद रखना है। और एक बात हमेशा याद रखना, डे टू डे लाइफ में वर्क डन का अलग मतलब है, फिजिक्स में वर्क डन का अलग मतलब है। फिजिक्स वर्क डन तब बोलता है जब क्या होगा, फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, सिर्फ एक उस केस में वर्क डन नहीं होता जब वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट। रेस्ट ऑल अदर केसेस में अगर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी होगा। ठीक है,
आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये नया प्लेटफॉर्म है, पता नहीं कैसा रहेगा लेक्चर, तो इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर से देखेंगे क्या करना है अपने को, ठीक है।